हेलो डियर। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा है 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए, इसको हम विजुअलाइज करते हैं। ये कोई वर्त है, इसका केंद्र ओ है। यहाँ से एक त्रिज्य खंड काटा गया ऐसे, और इसने एंगल कितना बनाया है? इसने एंगल बनाया है 60 डिग्री। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमको चाहिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरा का पूरा कितना होता है? 360। 360 में से हमें कितने का क्षेत्रफल चाहिए? 60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का। एरिया कितना होता है? वर्त के पूरे क्षेत्रफल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से हमें कितना लेना है? 60 अपॉन 360। ठीक है, 360 में से कोण कितना है? 60 डिग्री है, और पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से हमें लेना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है? थीटा की वैल्यू हमें दी है 60 डिग्री। 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू हमें दी है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6। 25 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, कितना आएगा? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। ठीक है, 6 इंटू 7 कितना होता है? 42। तो ये आ गया मेरे पास में 550 अपॉन 42। 42 से अगर 550 को डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 42 कम 42, फिर 3 पर जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 0 और 9। ठीक है, इतनी बार पूरा कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 13.1। दशमलव के एक स्थान तक उसने पूछा है। 0.9 को हम 0.1 कंसिडर कर सकते हैं लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको दी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए। ठीक है, ये हमारे पास में आता है। इसको इधर लेके जाएंगे, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। इक्वल टू में क्या बचेगा? इक्वल टू में बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये मल्टीप्लाई आपको करनी है। 25 अट्ठे कितना होता है? 200, माइनस के 200 और माइनस के 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 250। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए, दूरी हमें कितनी दी है? 7 किलोमीटर की। हर 1 किलोमीटर पे वो कितना रुकता है? 7 मिनट रुकता है। एक बार इस लाइन को काट दो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 7 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कवर कर लेगा? ये कर लेगा 7/14, यानी कि आधे घंटे में 30 मिनट। 30 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। टोटल समय इतना लगेगा। अगर वो ना रुके तो 30 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगा। लेकिन उसने बोला है प्रत्येक किलोमीटर पर 7 मिनट रुकता है। तो देखिए, पहले किलोमीटर चला वो 7 मिनट रुका, दूसरे पे चला 7 मिनट रुका, तीसरे पे चला 7 मिनट रुका। इसी प्रकार वो 6 तक यहाँ पर आ जाएगा और 7 मिनट तक हर किलोमीटर पर रुकता रहेगा।
लेकिन 7वें किलोमीटर पर क्या होगा, वो अपनी डिस्टेंस पूरी कवर कर लेगा, वो नहीं रुकेगा। तो कितनी बार रुकेगा, 6 बार रुकेगा। ठीक है, तो टोटल कितनी बार रुकेगा, टोटल रुकेगा 6 बार। तो 6 बार रुकेगा तो 7 मिनट रुकता है प्रत्येक किलोमीटर पर, तो 6 बार में कितना रुकेगा, 7 × 6 इक्वल टू 42 मिनट। तो 42 मिनट और लगेंगे इसको। ठीक है, 30 मिनट लगते, 30 मिनट जब लगते जब वो ना रुकता, लेकिन रुकने के बाद 42 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यानी कि उसको लगेंगे 72 मिनट टोटल। कितने लगेंगे, 72 मिनट लगेंगे। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट में वो उस पूरी दूरी को कवर कर लेगा, हर घंटे 7 मिनट रुकने के बाद। इस मिनट को घंटे में बदलेंगे, 1 घंटा 12/60, ये आएगा 1 घंटा 1/1/5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि cos x = 1/2 एक तीसरी चतुर्थांश में स्थित है तो tan x बराबर क्या होगा। यहाँ पर आपसे tan x की वैल्यू पूछी गई है, tan x = क्या होगा। ठीक है, अगर ये तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर -1/2 होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो माइनस का होता है, ये -1/2। ठीक है, देखिए ये क्वाड्रेंट है हमारे पास में, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और उसने बोला है जो कोस एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है, यहाँ पर 180 होता है और यहाँ पर 270 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका 180 से 270 के बीच। ठीक है, यानी कि जो कोस एक्स, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो 180 से बड़ी होगी। अगर 180 से बड़ी होगी तो हम कह सकते हैं जो कोस एक्स है, कोस एक्स का मान 1/2 किस पर होता है, 60 पर होता है। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि 180 से 60 बड़ा होगा एक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस 240 की वैल्यू, कोस 240 की वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 240। ठीक है, और tan 240 की वैल्यू हमसे पूछी है, tan 240 की वैल्यू क्या होगी, 240 को मैं तोड़ सकता हूँ, tan 180 प्लस के 60, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहाँ पर आएगा tan 60। tan नहीं बदलेगा, और tan जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक तरीके से और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आप ट्रायंगल बनाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एंगल x है और कोस एक्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना दिया है, 2। ठीक है, अगर ये 1 है ये 2 है तो ये कितना होगा, √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर tan x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये होगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे tan x बराबर लंब कितना है, √3, और आधार कितना है, 1। तो हमारे पास में क्या आएगा, √3। तब भी हमारे पास में आंसर होगा √3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है। देखिए कितने की छूट दी उसने छूट दी 15% की। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, यानी कि अगर वो 20 रुपये की वस्तु थी, उसका अंकित मूल्य 20 था, उसने 3 की छूट दे दी, कितने में बेची, 17। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो 17 है ये वैल्यू होगी 29,750 की। ठीक है, उसने बोला है 29,750 में बेची गई, लेकिन हमारे हिसाब से कितने में बेची गई, 17। जो 17 वैल्यू है वो 29,750 की है, यानी कि 29,750 अपॉन में 17 और इंटू 20। ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। और उसने बोला है यदि कोई छूट ना दे तो उसे 12% का लाभ होता है। लाभ अगर कोई छूट ना दे यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच दे तो उसे 12% का लाभ होता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है,
12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। ठीक है, अगर 25 उसका सीपी था तो 3 रुपये का लाभ लेकर बेच दी, कितने में बेच दी? 28 रुपये में। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये कितने की है? ये 28 की है। ठीक है, अगर ये 28 की वैल्यू है तो हमसे क्रय मूल्य की वैल्यू पूछी है 25 की। ठीक है, इंटू 25। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, देखो 17 से डिवाइड करते हैं। 17 ही कम 17, 3, 12 बच गया। 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85। ठीक है, 17 से कितनी बार आई? 17 से जाएगा 1750 बार। देखो यहाँ पर 20 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 14 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 14 ही कम 14, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, 125 बार। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बच गया? 125 इंटू 10 और इंटू 25। 25 की मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 6, 25 कम 25 और 6 31। ठीक है, और एक 10 भी है, इसकी 0। ये हमारा राइट आंसर होगा 31,250, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक मेज़ 3,000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 3,000 में उसने खरीदी है और 3200 रुपये में उसने बेच दी, तो कितने का लाभ ले लिया? 200 रुपये का लाभ ले लिया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल 4600 का भुगतान किया। कुल ऋण कितना था? देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल ब्याज कितना दिया है उसने? कुल ब्याज उसको मिला 4 वर्ष में 4600 रुपये का। 4600 रुपये के ब्याज का उसने भुगतान किया 4 वर्ष में, और हर साल उसकी रेट कितनी है? 5% की। लेकिन उसने बोला है दूसरे वर्ष के बाद वो 0.5% की वृद्धि करता है रेट में। रेट में क्या करता है? 0.5% की वृद्धि करता है दूसरे वर्ष के बाद हर वर्ष। ठीक है, तो पहले वर्ष जो उसे ब्याज मिला होगा, कितना मिला होगा? 5%। अगले साल उसने 0.5% की वृद्धि की, तो अगले साल ब्याज मिला होगा 5.5%। इसी प्रकार तीसरे साल उसे ब्याज मिला होगा 6%। हर साल 0.5% की वृद्धि कर रहा है। इससे अगले साल यानी कि 4th साल में उसे ब्याज मिला होगा 6.5%। ठीक है, तो 4 साल में टोटल कितना ब्याज मिल गया? 4 साल में उसे टोटल ब्याज मिल गया 5 और 5 10, 10 और 6 16। ठीक है, 16 और 6 22, 22 और 1 23, टोटल 23% ब्याज मिल गया उसे 4 साल में। और हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने जो ब्याज दिया है वो दिया है 4600 रुपये, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 23% की वैल्यू है वो है 4600 रुपये। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू आएगी 200। 23 से 40 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 200। ठीक है, 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी 20,000 रुपये। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर क्या है? देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो हमारे पास में कितने हो गए? 100 पैसे। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, हमारे पास में हो गए 75 पैसे। 20 पैसे के सिक्के हैं 5, यानी कि हमारे पास में कितने हो गए? 100 पैसे। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने बोला है 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर क्या है? 50 पैसों के सिक्कों से हमारे पास में कितनी धनराशि बनी? 100 पैसे। और 20 पैसों के सिक्के से कितनी धनराशि बनी? 100 पैसे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 0 का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0। अब देखो अगर ये समान ना होता, अगर ये समान ना होता तो हम कैसे निकालते? यहाँ पर रुपये में वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वैल्यू क्या दी है? रुपये में दी। 100 पैसे, 100 पैसे कितने हो गए? 2 रुपये, और 75 पैसे ये हैं, ये हो गए 2.75 रुपये हमारे पास में। और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है? 550 दी। ठीक है,
यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू होगी 550 अपॉन 2.75। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 00 लगाएंगे। और वैल्यू हमसे क्या पूछी है, वैल्यू हमसे पूछी है इनका डिफरेंस, इनमें कितने का डिफरेंस, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है और 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य है, उनका डिफरेंस कितना है। तो ये कितना है हमारे पास में 0, तो 0 की वैल्यू अगर हम बताएंगे तो ये फिर भी 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जिसकी भुजाई क्रमशः 16, 30, 34 इकाई हो, ऐसे एक त्रिभुज ABC के परिगत एक वर्त है, उस वर्त की त्रिज्या क्या है। देखिए त्रिभुज की भुजाई कितनी दी है, 16, 30 और 34। देखिए अगर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17। ठीक है, तो 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज होगा राइट एंगल, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया और इसके परितः एक वर्त है। ठीक है भाई, और इस वर्त की त्रिज्या हमसे पूछी है, ये जो एक परिवर्त है इसकी त्रिज्या हमसे पूछी है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र कहाँ होता है, हाइपोटेनियस के बिल्कुल बीच में होता है, हाइपोटेनियस के बीच में, यानी कि इस जो ये जो वर्त है, इस वर्त का जो केंद्र होगा वो कहाँ पर होगा, हाइपोटेनियस के बीच में होगा। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r होगी, r होगी, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, r की वैल्यू, ये दूरी क्या होगी r, ये r दूरी होगी हाइपोटेनियस की हाफ। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें कितनी दी है, 34, तो 34 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 17। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 12 पुरुष 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो 12 पुरुष प्लस 16 लड़के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। ठीक है, इक्वल टू सेम कार्य है, 13 पुरुष प्लस 24 बॉयज़ उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक, 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 12 पंजे 60 पुरुष प्लस 16 पंजे 80, 80 बॉयज़ इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 13 चौका 52 पुरुष प्लस 24 चौका 96, 96 बॉयज़। ठीक है, ये 60 है, ये ज़्यादा है, इस 52 को इधर लेके आओ, 52 पुरुष घट जाएंगे, ये आएगा 8 पुरुष। 8 पुरुष बराबर 80 को इधर लेके जाओ, 80 बॉयज़ को, ये 96 पुरुष है, यहाँ पर आएगा 16 बॉयज़। ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा एक पुरुष बराबर कितने बॉयज़ है, एक पुरुष बराबर होंगे 2 बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो पुरुष की एफिशिएंसी है और बॉयज़ की एफिशिएंसी है, पुरुष की कितनी है 2 और बॉयज़ की कितनी है 1। ठीक है, आगे देखते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास में आ गया। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो भाई जो 12 पुरुष थे प्लस 16 बॉयज़ थे वो कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, वो कार्य को कर रहे थे 5 दिन में। यही सेम कार्य 29 पुरुष प्लस 22 बॉयज़ कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर रख देते हैं। देखो 12 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 1 अपॉन 29 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 1। ठीक है, तो इतने दिन में ये कार्य को कर देंगे। 12 दूनी 24, 24 और 16 कितने होते हैं 40, 40 इंटू 5, यहाँ पर 5 भी है। ठीक है, अपॉन 29 दूनी 58, 58 और 22 कितने होते हैं 80। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 20/8। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं कितना आएगा 2.5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको बता रही है, इनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए जो 277 है इंटू 323 है, इनकी मल्टीप्लाई आपको बतानी है।
277 को मैं लिख सकता हूँ 300 माइनस के 23। अगर 300 में से 23 को घटाएंगे कितना आएगा 277 इंटू 300 प्लस के 23, ये 323 को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बन गई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। ठीक है, 300 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 90,000। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है, 90,000 में से 529 घटाते हैं। पहले 90,000 में से 500 घटाओ, 90,000 में से 500 घटाएंगे कितना आएगा 89,500। ठीक है, फिर 29 घटाओ, अगर 29 घटाते हैं तो कितना आता है 71, यानी कि 29,471 हमारा राइट आंसर होगा। 89,471 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x प्लस के 1/x इक्वल टू माइनस के 6 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बतानी है, तो x की पावर 5 कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस के 1/x, तो इसके बराबर होता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 के बराबर ये होता है। ये वैल्यू हमें पता करनी है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करेंगे इधर कितना आएगा 36, माइनस माइनस स्क्वायर में कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 36 यहाँ पे आ गया 36। ठीक है, और इधर होगा +2 इधर आगे माइनस का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी वो मेरे पास में कितनी होगी 34। ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं, इसका दोनों तरफ क्यूब करो। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इधर तो आएगा 6 6 36 छक्का 216, इधर कितना आ गया माइनस के 216, क्योंकि इस बार क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा। ठीक है, 216 आ गया, और इधर आएगा 3ab, ये वाली टर्म तो कट जाएगी, x से x कट जाएगा, बट x प्लस के 1/x इंटू मल्टीप्लाई में होगा, और x प्लस के 1/x की वैल्यू कितनी है -6, यानी कि 6 या 18, माइनस के 18 इधर भी होगा, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि +18। अगर इसमें से ये घटाते हैं, माइनस के 216 में से 18 घटाएंगे, हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 198। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई माइनस के 198। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी है -6, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम 200 मान लेते हैं, यानी कि 34 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 6800। बट 34 की मल्टीप्लाई हमने 2 बार ज़्यादा कर दी, इसमें 34 दूनी कितने होते हैं 68 होते हैं, तो 68 इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस ये 6 था हमारे पास में, +6, और ये माइनस का होगा। ठीक है, 34 की मल्टीप्लाई हमने इसमें 2 बार ज़्यादा की थी, यानी कि हमें इसमें से 68 घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ना पड़ेगा। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, 68 और 6 कितना होता है, ये हो गए 74। अगर 6800 में से 74 को घटाते हैं तो कितना आता है, 68 में से 74 घटाएंगे, ये आएगा माइनस के 6726। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन हमें बताना है। देखिए एक पृष्ठ क्या होता है, एक घन का एक पृष्ठ होता है कुछ इस तरह। ठीक है, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में होता है, यानी कि अगर इसका जो परिमाप है हमें 40 दे रखा है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितने की होगी, इसकी प्रत्येक भुजा होगी 40/4, यानी कि 10 सेंटीमीटर की। इसकी प्रत्येक भुजा कितने की निकली, 10 सेंटीमीटर की। और घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि a का क्यूब। और अगर 10 का क्यूब करते हैं कितना आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, उस घन का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सार्थक और मोहन एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिन में सजा सकता है। सार्थक कितने दिन में सजा सकता है? 12 दिन में। जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिन में सजा सकता है। मोहन कितने दिन में? 15 दिन में सजा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमसे पूछा है। देखो यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा? 60। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60। जो मोहन है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 होगी। और जो सार्थक है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 पंजे 60। इसकी एफिशिएंसी होगी 5। ठीक है। अब अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 60 वर्क को कितने दिनों में कर लेंगे? 9 की क्षमता से काम करेंगे, 5 और 4 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे। निकटतम आपसे पूछा है, अगर निकटतम आपसे पूछा है तो देखो 9 छक्की 54, फिर 6 बच गया, पॉइंट लगाया, 9 छक्की 54, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सिपाही राम चोर 100 में से 225 मीटर पीछे। देखिए यहाँ पे राम है सिपाही और यहाँ पे चोर है 100 में से। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी दी है 225 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में राम 50 मीटर और 100 में 30 मीटर दौड़ता है। यानी कि इसकी जो चाल हमें दी है ये है 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और इसकी 100 में की चाल हमें कितनी दी है? 30 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लेगा, ये आपको पता है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सिपाही राम चोर 100 में को कितने समय में पकड़ लेगा? तो देखिए रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लेगा, इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी ये कितनी होगी? 20 मीटर प्रति मिनट। जो सिपाही है वो चोर से कितने मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ज़्यादा भाग रहा है? 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड ज़्यादा है सिपाही की चोर से। ठीक है, तो 20 मिनट प्रति मिनट की स्पीड से 225 मीटर की दूरी को कितनी देर में कवर कर लेगा, ये हम निकालते हैं। 225 मीटर की दूरी है, कितने की स्पीड से भाग रहे हैं? 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है, ये भी मीटर में, ये मीटर प्रति मिनट में है। मीटर से मीटर हट जाएगा, हमारा आंसर क्या में आएगा? हमारा आंसर आएगा मिनट में। ठीक है, 20 से इसको डिवाइड करते हैं, 20 कम 20 और 20 कम 20, कितना बचा? 5। 5/20 बच गया। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60। 20 दिया 60, 5 दिया 15, यानी कि 11 मिनट और 15 सेकंड। 11 मिनट 15 सेकंड के बाद जो सिपाही है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, cos A + B का फॉर्मूला दे रखा है, sin A × cos B वाला, और cos 75 का मान आपको बताना है। देखिए cos 75 को हम कैसे बना सकते हैं? अगर आइडेंटिटी में हम इसको तोड़ते हैं तो 75 बराबर होता है 30 + 45। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 30 और B की वैल्यू मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 45। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी रखनी है? A की वैल्यू रखनी है हमें 30 और B की वैल्यू कितनी रखनी है? B की वैल्यू रखनी है 45। रखो भाई, cos A यानी कि cos 30, cos B यानी कि cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 माइनस sin 30 का मान 1/2 होता है इंटू sin 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 2√2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आएगा √3 - 1। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा √6 - √2 अपॉन में, जब यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 4। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि A cot थीटा + B cosec थीटा = P और B cot थीटा + A cosec थीटा = Q, तो P² - Q² निम्न में से किसके बराबर होगा? देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसे आपको दे रखा है A cot थीटा + B cosec थीटा और फिर कोट के साथ B हो और पहले कोट के साथ A हो, ऐसे ही चेंज कर रखे हो वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि
यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। कैसे होगा देखो, अगर इसका स्क्वायर में करता हूँ, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस के 2ab वाली टर्म आएगी, ठीक है, और इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं, ये यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab वाली टर्म यहाँ भी आएगी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो ये तो कटी जाएगी ए बी वाली टर्म, ठीक है। ये माइनस होगा, देखो बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा कोट स्क्वायर थीटा और माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गई और ये आएगा इक्वल टू में पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। देखो एक वैल्यू आपको पता होगा, जो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कोट स्क्वायर थीटा होता है इसके इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा है। अगर इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में ये वाला बन जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, इसकी वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों ने 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने जो जीता है उसने मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीते हुए ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, ठीक है। मान लो जो टोटल वोट है वो टोटल वोट आर है हमारे पास में, और इसमें से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले, यानी कि 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10। अगर टोटल वोट 10 है तो डाले कितनों ने, 9 ने, 9/10 इंटू उसने बोला है डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जो मत डाले गए हैं, टोटल मत इतने डाले गए और इनमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 3/20 में से 20 वैध मत थे, उसमें से 3 को अवैध कर दिया गया, तो बचे कितने, 17/20। तो यहाँ पर 17/20, ठीक है। तो टोटल फिलहाल इतने मत। अब उसने बोला है जो जीता है उसने 60% मत प्राप्त किए वैध मतों का। तो ये टोटल वैध मत हमारे पास में है, इनका 60% प्राप्त किया। 60% का मतलब होता है 3/5। किसने, उसने जो जीता है उसने 60% मत प्राप्त किए, यानी कि इतने मत प्राप्त किए। उसने बोला है जो जीता है उसको इतने मत मिले, हमारे हिसाब से इतने मिले, तो इसको मैं कह सकता हूँ जो 91,800 है ये इसकी वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 91,800, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, 5400, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 छक्की 54, यहाँ पे आ गया 600। 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ गया 200, ठीक है। यानी कि जो टोटल मत है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 200 इंटू 100 इंटू 20 और इंटू 5। ये इधर अपोन में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 पंजे 10, ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1000। 1000 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, ये होती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि d का स्क्वायर, माइनस उनकी जो त्रिज्या है उनके डिफरेंस का अंतर, यानी कि r1 माइनस r2
का होल स्क्वायर। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी हमें कितनी दी है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस के 16 और 8 का डिफरेंस कितना है 8 का, तो 88 कितना हो गया 64। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, और माइनस 64, इसमें से 64 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, इतना आ गया। ठीक है, अब 2 बाहर है तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट 4 ही कम 4, यहाँ पे 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और इंटू में 4। ठीक है, 4 का 2 बाहर लेंगे, यहाँ पे आएगा 2 इंटू अंडर रूट 153, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 153, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य है। देखिए, अगर कोई संख्या 132 से विभाज्य है तो वह किससे डिवाइड होगी, वो 11 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। 4 तिया 12, अगर 12 की मल्टीप्लाई 11 में करते हैं कितना आता है 132। ठीक है, तो किस किस से डिवाइड होगी, 11 से, 4 से और 3 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो चेक करते हैं 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है। ये वाली 4 से डिवाइड है, हाँ ये 4 से डिवाइड होगी, ये 4 से डिवाइड होगी, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी, ये 4 से डिवाइड है, बिल्कुल है, ये 4 से डिवाइड है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है। इसको देखते हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी, 80 4 से डिवाइड है, बिल्कुल सही 4 से डिवाइड है। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा और ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितनी संख्या बची, हमारे पास में 4 संख्या बच गई। हम 3 से चेक करते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है। अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ये बिल्कुल है 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने का क्या होता है, क्या के अंकों का योग अगर 3 है या 3 का मल्टीपल है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 और 6 12, 2 और 1 3, यहाँ पर अंकों का योग कितना है 3 है, तो ये 3 से डिवाइड है। 4 2 6, तो ये भी 3 से डिवाइड है। 5 2 7, 7 और 4 11 और 1 12, ये भी 3 से डिवाइड है। 8 और 1 9 और 9, ये भी 3 से डिवाइड है। ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट में बचा, हम 11 से चेक करते हैं 11 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है। 11 छक्की 66, ये तो पूरी डिवाइड है 11 से। 11 अठे 88, कितना बच गया 4, 11 चौक 44, ये भी डिवाइड है। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, ये भी डिवाइड है 11 से। 11 से इसको चेक करते हैं, 11 एकम 11, 11 अठे 88। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास में, ऐसी हमारे पास में 4 संख्याएं हैं जो 132 से डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 45 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 प्रति किलोग्राम है तो दूसरे किस्म के चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य की गणना कीजिए। देखिए, 2 प्रकार की किस्म हमें दे रखी है, एक तो 45 किलोग्राम वाली और दूसरी एक और किस्म दे रखी है जिसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, और इनका जो मिश्रण है वो कितना है 50 प्रति किलोग्राम। जो मिश्रण होता है एलिगेशन में वो बीच में रखा जाता है। और इनका जो अनुपात हमें दिया है, इनका अनुपात हमें दिया है 3:2। ठीक है, 3:2 दे रखा। यहाँ पे हम रेशो कैसे बनाते हैं, रेशो बनाते हैं एक दूसरी वैल्यू को घटाकर, यानी कि अगर इसमें से ये घटाया होगा तब जाके 2 रेशो आया होगा, है ना। इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस है 5 का। मैं कह सकता हूँ जो 2 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लूँगा, एक की वैल्यू आएगी 2.5। अगर एक की वैल्यू 2.5 है तो यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस आया होगा वो कितना आया होगा 2.5 इंटू 3। अगर इसमें 2.5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस रहा होगा 7.5। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जो है ये 50 से छोटी है तो यहाँ 50 से बड़ा रहा होगा, यानी कि 50 प्लस के 7.5, ये कितना होगा, ये होगा 57.5। ठीक है, और ये ही वैल्यू हमसे पूछी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती है। प्रतिमा कितने घंटे में कर सकती है 10 घंटे में, और दीक्षा कितने घंटे में कर सकती है 15 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो जो दीक्षा की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 2।
प्रतिमा की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 3। ठीक है, उसने कहा 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती। तो 4 घंटे तक इसने अकेले काम किया प्रतिमा ने। प्रतिमा कितने घंटे में कार्य करती है? 10 घंटे में। जो दीक्षा है वो कार्य कितने घंटे में करती है? 15 घंटे में। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा? 30। ठीक है, दीक्षा की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 2, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। जो प्रतिमा है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। यानी कि ये 1 घंटे में ये 3 काम कर सकती है और जो दीक्षा है 1 घंटे में 2 काम कर सकती है। जो प्रतिमा है उसने 4 घंटे काम किया, तो 4 घंटे में कितना काम कर लेगी? 12। 12 इसमें से घटाएंगे, हमारे पास में वर्क कितना बचा? 18। ठीक है, अब उसने पूछा है जो शेष कार्य है वो दीक्षा कितने दिन में कर लेगी। अगर ये 1 घंटे में 2 कार्य करती है तो 18 कार्य को कितने घंटे में कर लेगी? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर 9 घंटे में वो कार्य को ख़त्म कर देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो भाई इस वीडियो में 17 तारीख की जो 3rd शिफ्ट हुई थी उसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।